सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्न हब एंड मैं हूं सावेद आपका फिजिक्स एजुकेटर। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? सबसे पहले तो ये बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर तुम लोग नहीं देखे तो तुम लोग देख सकते हो। मतलब ऐसा कोई टफ काम हम नहीं करने वाले हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स का कुछ काम आएगा। ओम्स लॉ हम स्टार्ट कर दिए थे कल, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तुम ओम्स लॉ अगर तुमने पढ़ रखा है या ओम्स लॉ से पीछे की सारी चीजें अगर तुमने पढ़ रखी हैं तो तुम इस लेक्चर को देख सकते हो, वरना मैं यही प्रेफर करूंगा कि तुम लोग पहले पीछे के लेक्चर्स देख कर आओ, फिर आकर इस लेक्चर को देख लेना। तो सबसे पहले हम लेक्चर 3 में हमने किया क्या था, इस पर अभी ध्यान मत दो, ठीक है? ये अभी मैं समझा दूंगा कि वो है क्या। ठीक है, यहीं से आज के हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया था? सबसे पहले हमने पढ़े थे सर्किट के सिंबल्स थे कुछ, जिसमें मैंने सेल का सिंबल लिखवाया था, रेजिस्टर्स के लिखवाए थे और भी सिंबल्स लिखवाए थे, और बोला था कि बाकी जो तुम्हारे सिंबल्स हैं वो एनसीईआरटी से तुम लोग लिख लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिखवा दिए थे। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सर्किट होता क्या है। सर्किट क्या होता है? एक जो हमारा टर्मिनल होता है, मतलब जो हमारा सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स, बैटरी समझ लो, उसके टर्मिनल्स और जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनके बीच में एक जो पाथ होता है, करंट कंडक्टिंग पाथ, क्लोज्ड पाथ जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। ठीक है, सर्किट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं सर्किट। ठीक है, कौन कौन से? एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। ऑफ और ऑन भी हम इनको बोल सकते हैं। ओपन सर्किट कौन सा होता है? जिसमें तुम्हारे जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो कहीं ना कहीं से टूटा हुआ हो, जैसे मान लो तुमने स्विच बंद किया हुआ हो, कहीं से वायर कनेक्टेड ना हो, तो इसी तरह से इसको क्या हम कहते हैं? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं से सर्किट खुला हुआ होगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑफ सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप हमारा क्या था? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब जहां से सब कुछ अच्छे से कनेक्टेड हो और वहां से करंट पास हो सके। ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट पास नहीं होगा, यानी कि उसमें आई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और उसमें अगर तुम कोई भी अप्लायंस कनेक्ट करोगे तो वो नहीं चलेगा। सच दैट बल्ब अगर तुम उसमें करोगे कनेक्ट तो वो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन क्लोज सर्किट में क्या होगा? क्लोज सर्किट में तुम्हारा बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, तो तुम्हारा क्लोज सर्किट में बल्ब जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं जो करंट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनके अंदर से क्या है? करंट पास हो जाता है। ठीक है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल भी करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं? वो दोनों को मिक्सचर तुम ऐसे समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर बिल्कुल नहीं करते और कंडक्टर्स करते हैं। तो अगर तुम दोनों का एवरेज लोगे, यानी कि थोड़ा बहुत जो करंट अमाउंट की, करंट की जो थोड़ी बहुत वैल्यू होती है वो जो है सेमीकंडक्टर्स पास करवा देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली तुम्हारा क्या था? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है या तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एक वायर में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने फिर? V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या था हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या था हमारे पास? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम होती है। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे से वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्यों? क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि उसके बाद हमने ग्राफ भी समझा, तो ग्राफ कैसे आता है वो मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, मान लो हमने 4 बैटरी लगाई है। ठीक है, 2-2 ओम की, दो 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 ओम की नहीं, सॉरी, 2-2 वोल्ट की। अगर हम इस बैटरी को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें कितना करंट जाएगा? 2 वोल्ट का। अब सच दैट हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, एक में वोल्टेज, एक में करंट। ठीक है, मान लो 2 वोल्ट किया था तो हमारे पास आया 1। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखो, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, 4 पर तुम समझ लो कि 2 आया। ठीक है, अब अगर हम इसको यहां से डिस्कनेक्ट करके यहां पर करेंगे तो 2 + 2 + 2 6 आ गया। ठीक है, अब 6 में तुम्हारा कितना आ गया? समझ लो 3 आ गया। ठीक है, अब वो करंट की वैल्यू ये क्या आ रही है वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर एमीटर लगाया है। ठीक है,
एमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। और स्विच तुम देख सकते हो हमारा ऑफ है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर ये डॉट ना होता तो स्विच कैसा होता, ऑन होता, लेकिन अभी यहाँ पर ये डॉट है तो स्विच ऑफ है, ठीक है, समझ गए। अब अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लगा दें तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया, यहाँ पर हमारे क्या आ गए 4। अब हम इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से, ये वोल्टेज, ये आई 2 4 6 8, ठीक है, ये तुम्हारा ओरिजिन 1 2 3 4। तो ये कुछ इस तरह से, क्योंकि 2 पर तुम्हारी क्या वैल्यू आई थी 1 आई थी, 4 पर तुम्हारी क्या वैल्यू आई थी 2 आई थी, 6 पर तुम्हारी क्या वैल्यू आई थी 3 आई थी, और 8 पर तुम्हारी क्या वैल्यू आई थी 4 आई थी, ठीक है। अब तुम इसको देखोगे तो ये एक तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, समझ गए, देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बन गया हमारा ग्राफ। तो इस तरह से आता है हमारा क्या, ओम्स लॉ का ग्राफ, जो कि होता है एक स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, V इज IR, ठीक है, समझ गए। इसके बाद तुम लोग इसे यहां तक लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक। अब देखो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, तुम हिंदी में इसे क्या समझ सकते हो, रुकावट, रुकावट, ठीक है। रुकावट होती है तुम्हारे किसी में फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को फ्लो करने से क्या करता है, रोकता है। अब जब चार्ज को फ्लो करने से रोकेगा तो क्या होगा, तुम्हारा करंट भी फ्लो करने से रोकेगा, ठीक है। तो यही क्या काम होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है V = IR, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R = V/I, ठीक है। इसको तुम लोग कर लेना याद, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो इसका मतलब प्राइवेट फॉर्मूला, इसका निजी फॉर्मूला, वो क्या होता है, R = ρL/A, ठीक है। L/A यहाँ पर कैसा है वो अभी हम समझेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो जब हम पढ़ेंगे तब हम ये समझेंगे, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को ओम से डिनोट किया जाता है, ओम इसकी यूनिट होती है, इसको इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, डेफिनेशन चाहो तो तुम लोग अब खुद बना सकते हो, ठीक है। क्यों, इस फॉर्मूले से तुम लोग डेफिनेशन बना सकते हो, कैसे, रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm when 1 volt of potential difference is applied and it allows 1 ampere of current to pass थ्रू इट, ठीक है। क्या होगा जब हम एक वोल्ट का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और वो अलाउ करेगा किसको, 1 एम्पियर के करंट को उसके अंदर से जानने के लिए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा 1 ओम होगा। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, R = V/I, ठीक है। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है हमारे पास, I है हमारे पास करंट, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेजिस्टेंस। फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले, यानी कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। कोई चीज या हम किसी फैक्टर को चेंज करेंगे तो उस पर रेजिस्टेंस पर उसका क्या असर होगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर यानी कि एल, ठीक है, तार की लंबाई। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, तुम ऐसा बोल सकते हो, एरिया ऑफ वायर, ठीक है, तार की मोटाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, थोड़ी सॉरी, नेचर ऑफ मटेरियल। क्योंकि वायर बनाने के लिए हम लोग कई कई मटेरियल्स का यूज करते हैं, सच एज कॉपर, सिल्वर, इन सब की वायर बनाई जाती है। तो उससे किस वायर, किस नेचर का वो मटेरियल है जिसके हम वायर बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, रो, इसी को हम क्या बोलते हैं, रो। रो क्या होता है, RH O, ये होता है रो, ठीक है, होने मत लगना। नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फोर्थ हमारे पास आता है लास्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर तो तुम लोगों को पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो इसको तुम लोग लिख लो, फिर हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके समझते हैं कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो सब हम बात करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए पहले, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा क्या आता है, पहले हमारा आ जाता है लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर। अब जो लेंथ होती है वो तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेजिस्टेंस के। कैसे, सोचो, तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारे लिए जो रास्ता छोटा है तुम उसको प्रेफर करोगे, या रेजिस्टेंस को तुम लोग क्या समझ सकते हो कि वो रुकावट बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम ज्यादा लंबा अगर तुम्हारे लिए रास्ता, तो तुम जल्दी ज्यादा थक जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें जाने में प्रॉब्लम होगी। तो वो तुम मतलब लंबा रास्ता तुम्हारे लिए क्या करेगा, बेसिकली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि तुम जाते जाते थक जाओगे, ठीक है। इसी तरह तुम इसको समझ सकते हो कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ वायर। अब एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया हमारे पास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अब इसमें क्या था, एल ज्यादा मतलब आर ज्यादा, एल कम मतलब आर कम। लेकिन इसमें अगर तुम्हारा एल ज्यादा, आर सॉरी, रेजिस्टेंस अगर तुम्हारा कम है तो मतलब तुम्हारा एरिया ज्यादा होगा, अगर तुम्हारा एरिया कम है तो मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कैसे, अब समझो तुम जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जा रहे हो, असल में रेजिस्टेंस होता क्यों, कोलाइड करने की वजह से। इलेक्ट्रॉन चलता कैसे, कोलाइड करते करते चलता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चलता कैसे, कोलाइड करते करते चलता है एक वायर के अंदर, ठीक है। अब समझो तुम एक मार्केट में हो, बहुत भीड़ है, ठीक है, या तुम किसी रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है। अब तुम जितने ज्यादा कोलाइड करोगे तुम उतना ही गुस्सा आएगा, तो तुम्हें रेजिस्टेंस कि मैं नहीं जा रहा भैया, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद, तो तुम्हें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। उस तरह से तुम लोग समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें लंबा चौड़ा रास्ता मिल गया तो तुम आराम से जाओगे कि हाँ भाई कोई है ही नहीं, आराम से जाऊंगा मैं तो, ठीक है, किसी का कोई डर ही नहीं है ना। इसी तरह से तुम लोग समझ सकते हो कैसे कि
जब तुम्हारा रेजिस्टेंस, जब तुम्हारा एरिया ज्यादा होगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, और जब तुम्हारा एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। उसी तरह से फर्स्ट केस के जैसे ही। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा एक फैक्टर रह गया है, उसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, देखो इस तरह का होता है कुछ। हाँ, यहाँ तो यहाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 होता क्या है, रियोस्टेट होता है। ठीक है, इसको तुम क्या बोल सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टर। इसमें बहुत सारी क्या होती है, कॉइल जैसी बनी होती है। ठीक है, इसको तुम वाईटी पर निकाल कर देख सकते हो, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, वरना मैं तुम्हें दिखाया था। यूट्यूब पर निकाल कर तुम लोग देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी कॉइल जैसी बनी होती है। ठीक है, तो अगर तुम सोचो, यहाँ अगर तुम किसी अप्लायंस को कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि यहाँ से अगर तुम करंट छोड़ रहे हो तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस कैसे होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि तुम कॉइल्स जैसे बनी होंगी इसमें। मैं तुम्हें समझाऊं तो जैसे तुमने हीटर देखा, हीटर हीटर में क्या होता है, इस तरह कुछ कॉइल्स जैसी बनी होती है। अब कॉइल्स ऐसी क्यों बनी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम हीटर की कॉइल जो है वो ऐसे इस तरह के रखते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे कॉइल्स जैसे बने होते हैं, तो जितनी ज्यादा कॉइल्स से करंट पास करेगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो इसी तरह से होता है, एक अप्लायंस होता है रियोस्टेट, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उसी पे। अब देखो क्या आता है तुम्हारे पास, इट इज द प्रॉपर्टी, इट is the property of material to oppose the flow of charge। ठीक है, क्या होती है, कि मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, चार्ज के फ्लो को ओपोज करती है। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय रो। अब देखो मैं तुम्हें एक, वो जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, कौन सा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वो हम यहाँ से ड्राइव करते हैं। ठीक है, ड्राइव कैसे, आर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, लेंथ के, और आर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो आर क्या हो जाएगा, एल अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इस जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटाने के लिए हम क्या लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट हमें रेजिस्टिविटी से अच्छा कुछ और मिल ही नहीं सकता था, इसलिए हम ये कर लेंगे। ठीक है, ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला, ये है लेंथ, ठीक है, एरिया, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी की तुम्हारी, सोचो यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट देखो हमारे पास इधर क्या है, ओम है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है, ऊपर क्या हमारे पास मीटर है, मीटर है, नीचे क्या हमारे पास मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर से मीटर स्क्वायर गया, इसको हम इधर ले जाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, ये क्या हो गई तुम्हारी, इसकी यूनिट हो गई। समझ गए, कुछ इसी तरह से। ठीक है, अब अलग अलग चीजों की जो है वो अलग अलग तरह से तुम समझ सकते हो कि रेजिस्टिविटी होती है।
उसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। हाँ, पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है हमारे पास, ठीक है। वो किस तरह की होती है, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -2, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। इंसुलेटर्स की क्या होती है, इंसुलेटर की बहुत ज्यादा होती है, यानी कि 10 की पावर 14, 10 की पावर 15, तुम इस तरह का से अंदाजा लगा सकते हो। अलॉयज की क्या होती है, एक मीडियम लेवल पे होती है, यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरह से, ठीक है। अब देखो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले, ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। रेजिस्टेंस हमें कितना दे दिया, एक मिनट, एक मिनट, अब देखो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन मैंने समझा दिया था कि हमारे पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या दिया गया है, 4 ओम दिया गया है। कब, जब उसकी लेंथ क्या है, L है, और एरिया क्या है, A है, ठीक है। अब हमारे पास इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 ओम इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। अब हमें एक और केस दिया गया क्या, कि जब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा जब हम वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ बढ़ा देंगे 12। अब देखो स्ट्रेच किया गया है, ठीक है, तो 12, ठीक है। अब तुम समझो कि वायर तुम्हारा था L और A का, ठीक है, L सॉरी A L का, ठीक है। अब तुमने इसको स्ट्रेच कर दिया, यानी कि इसको खींच दिया है इस तरह से। तो अगर तुम इसमें डायरेक्ट ऐड करते, कट करके डायरेक्ट ऐड करते वायर, तो इसके लंबाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब तुमने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमारा एरिया भी इसका घट जाएगा, क्योंकि तुमने इसको स्ट्रेच किया है। ये हो गया 12, ये हो गया A/2, ठीक है। तो हमारा जो नया हुआ रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है। तो हमें नया L/A निकालना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2L अपॉन में A/2, ठीक है, अपन में A/2 आ गया, ये 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 4L, देखो कुछ इस तरह से, एक मिनट, अरे यार, 4, एक मिनट यार, क्या है, अब देखो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या 4, ये तुम्हारा 2 ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4, देखो भी नहीं रहा यार, ये L/A। अब तुम्हारा L/A क्या था, पहले वाला रेजिस्टेंस था, क्योंकि रेजिस्टेंस की दो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम दी गई है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हमारा 4 इंटू L/A क्या था, हमारे पास 4 था, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 ओम हमारा क्या आ जाएगा, नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और है हमारे पास, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। इसके आगे की बात हम अगले सेशन में करेंगे, जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 5। उसमें हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर चलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमें अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इन नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बनानी चाहिए, वैसे नहीं बना रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए नोट्स बनाते रहना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन जो रहते हैं उन्हें एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखा कीजिए, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वरना आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।